हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का ये जो टॉपिक है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन मींस रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, इसलिए इस टॉपिक को करना मत भूलिएगा, क्योंकि कईयों बार यहाँ से मेजर क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। तो स्टार्टिंग करते हैं। मैं सबसे पहले एक कर्व्ड सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक कर्व्ड सरफेस है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं ये कोई कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है और ये कोई अनदर मीडियम है। इस मीडियम को मैं कह रहा हूँ N2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या कंसीडर किया है, N2 कंसीडर किया है। ये कोई मीडियम है और ये उस मीडियम का ये क्या है, ये उसका कर्व्ड सरफेस है, मीडियम का कर्व्ड सरफेस। क्लियर बेटा। एक यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ मैं। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है। ठीक है, और मैं ये मान लेता हूँ कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँगा मैं। ये मान लिया कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। ये क्या है, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलें तो इसको हिंदी में बिंदुवत बिंब। मतलब बिंब है, कैसा है, बिंदु के जैसा है। कोई बिंब है और कैसा है, बिंदु के जैसा है, एक पॉइंट है, एज ए पॉइंट। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदुवत जो स्रोत है, वो यहाँ N1 मीडियम में रखा हुआ है। कोई मीडियम है और ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, N1। इसका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो N1 है और इसका मैंने मान लिया है क्या है, N2 है। अब कोई लाइट रे है, कोई प्रकाशीय किरण है और वो यहाँ ऑब्जेक्ट से और N2 मीडियम में जा रही है। मान लिया ये कोई प्रकाशीय किरण है और जो कहाँ जा रही है, वो N1 से और इस N2 मीडियम में जा रही है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये कोई लाइट रे है। ये कहाँ जा रही है, ये ऐसे N1 वाले मीडियम से किस में जा रही है, N2 वाले मीडियम में जा रही है। और ये कर्व्ड सरफेस हो गया। यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। ये लाइट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से गई, यहाँ से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ कहीं हमें इमेज मिलेगी, उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ कहीं मिलेगा।
तो मैं सबसे पहले तो इस कर्व सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देता हूँ, ये सी है, और नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूँ नॉर्मल को, तो ये मान लेता हूँ मैं ये कोई नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाएगा, ये सी से होकर जाएगा। तो मैं इस पर सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ये कोई नॉर्मल है, सी से जा रहा है। तो ये जो नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो अभिलंब के साथ में कौन बनाएगी, कौन सा आपतन कोण, जिसको मैं लिखने वाला हूँ आई से। इसका यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, मतलब अपवर्तन हो जाता है, और ये कुछ ऐसे मुड़ जाती है ये प्रकाश की किरण, और फिर मुड़ने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है, इसकी जो इमेज है, वो कहाँ बनती है, वो यहाँ बनती है। ये मान लेता हूँ मैं कहाँ पर, आई पर। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ एम मान लेता हूँ इसको, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है एक गोलीय पृष्ठ से। ऐसे एक प्रकाश की किरण बिंदुवत बिंब से, कोई वस्तु रखी है ये, वहाँ से चलती है, एम पर आपतित होती है, इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद इमेज जो प्रतिबिंब है वो कहाँ मिलता है, वो यहाँ आई पर हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम क्या निकालने वाले हैं, इसके लिए हम इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, अब ये जो किरण है कौन सी, ये वाली जो अपवर्तित हुई है, वो अभिलंब के साथ में अपवर्तन कोण बनाती है। तो ये कौन होगा, कौन सा अपवर्तन कोण होगा, इसको आर से लिख देता हूँ मैं। ये अपवर्तन कोण है, जिसको मैंने किससे लिखा, आर से लिखा। आई से लिखा आपतन कोण, आर से अपवर्तन कोण, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल, और आई हो गया इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के लिए और इसको और इजी बनाने के लिए डेरिवेशन को मैं यहाँ 3 एंगल और कंसीडर करने वाला हूँ। कौन कौन से 3 और कोण मान लूँगा मैं। इसको तो मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा, और इसको मान लेता हूँ मैं गामा। इस तरीके से 3 कोण मान लिए हैं मैंने, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ताकि जो कैलकुलेशन है वो और भी ज़्यादा इजी हो सके। एंगल, जैसा कि हमें मालूम है कि ये एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये रे जहाँ इंसिडेंट करेगी ये पॉइंट की हाइट के बराबर होगी, मतलब जो इमेज होगी उसकी हाइट के बराबर होगी ये डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक। इसको मैं मान के चलूँगा किससे, हाइट से। तो इसको h मान सकता हूँ, जो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पॉइंट माना है मैंने इसलिए, नहीं तो ये यहाँ ऐसे होता ना पूरा लंबा, अगर ये बिंब होता तो इसके पैरेलल आती, लेकिन फिर कैलकुलेशन और इजी ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए इसको एज ए पॉइंट सोर्स हमने मान लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। निगाहें बिल्कुल बनाए रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ उन बातों को सुना करिए, उनको सुनिए। और हमने 3 एंगल यहाँ कंसीडर किए हैं, देखना कितने इजी वे में हम डेराइव कर लेंगे इसको। तो यहाँ अल्फ़ा है, मैं अल्फ़ा को क्या tan अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ भाई। सबसे पहले तो डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ये u डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस n से, मीन्स बिंब दूरी O और n की जो डिस्टेंस है वो बिंब दूरी होगी। n और c इसकी जो डिस्टेंस है
वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, और n से I की जो डिस्टेंस होगी वो होगी इमेज डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, जिसको मैंने किससे लिखा, B से। इसको लिखा R से। वक्रता त्रिज्या, जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बेटा, मैं सबसे पहले यहाँ निकाल रहा हूँ अल्फ़ा। साइन कन्वेंशन हम साथ में ही यूज लेते हुए चलेंगे। इधर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस होंगी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, उसके विपरीत दिशा में, वो सब नेगेटिव लेनी है, और वो इंसिडेंट रे के उसी डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस है वो किसमें, पॉजिटिव लेनी है। R और B मतलब पॉजिटिव रहेंगी, U रहेगी नेगेटिव। इस तरीके से होगा। तो मैं सबसे पहले इसमें tan अल्फ़ा निकाल रहा हूँ। भाई डेरिवेशन को समझिए, डेरिवेशन में हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो उसके लिए I और R एंगल हमें मालूम होने चाहिए। I और R, तो I और R एंगल हम मालूम कर लेंगे सबसे पहले। तो I और R जो एंगल हैं उनको मालूम करने के लिए हम यहाँ से इन एंगल्स को I और R को अल्फ़ा बीटा गामा में तोड़ने वाले हैं। I और R को हम किस तरीके से तोड़ने वाले हैं कि ये जो I एंगल है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के। ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एक इस ट्रायंगल में। कौन से में, MOC में। MOC में ये I एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा के क्या होगा, इक्वल होगा। तो I के लिए हमें अल्फ़ा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए और गामा भी चाहिए। और ऐसे R जो एंगल है इस ट्रायंगल में देखो तो ये बीटा, ये एक्सटीरियर बन रहा है, R और गामा ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, मीन्स आंतरिक कोण। एक्सटीरियर मीन्स बाह्य कोण। तो ये जो एंगल है बीटा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, I इन दोनों के इक्वल होगा सम के। तो मैं tan अल्फ़ा निकालता हूँ सबसे पहले निकालेंगे हम tan अल्फ़ा। क्या बनेगा tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया जिसकी हाइट हमने h लिखी है, और बेस ये हो गया u। तो इसको लिखूंगा मैं tan अल्फ़ा h अपॉन u। u भी साइन कन्वेंशन के साथ माइनस में लिखूंगा, इसलिए h अपॉन माइनस u मैं लिख सकता हूँ। फिर tan बीटा निकालूंगा। tan बीटा क्या बनेगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है h और डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है, तो tan बीटा निकल जाएगा यहाँ से h/r। tan अल्फ़ा निकाला, इससे tan बीटा निकाला, दोनों निकाल लिए हमने, tan अल्फ़ा और tan बीटा। अब tan गामा भी निकालते हैं। tan गामा बनेगा h अपॉन v। tan गामा लिख सकते हैं हम tan गामा इज इक्वल टू h अपॉन b। एंगल सब स्मॉल हैं, छोटे हैं। थीटा क्या है, मतलब जो एंगल्स हैं यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा ये भी क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे। इसीलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस h अपॉन u। यहाँ से बीटा छोटे एंगल्स के लिए इसको लिख सकते हैं h अपॉन r, और गामा को भी हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन b। ये लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा तीनों हम लिख लेते हैं। यहाँ से I लिखूँगा, कौन से एंगल से, MOC से, एक्सटीरियर एंगल I। इसको मिटा दूँ मैं। एक्सटीरियर एंगल जो I है वो किसके इक्वल होने वाला है, एंगल I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है माइनस h अपॉन u, और बीटा है प्लस h अपॉन r।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा से मैंने आई की वैल्यू निकाल ली। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। यहाँ भी बीटा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में बीटा क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, और आर और गामा ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो बीटा जो है ना, बीटा हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। आर प्लस गामा, यहाँ से आर की वैल्यू भी क्या बनेगी? बीटा माइनस गामा। बीटा की वैल्यू रख दीजिए। बीटा है एच बाई आर और गामा है कितना? एच अपॉन बी। तो माइनस का एच अपॉन बी। क्लियर बेटा? तो आई और आर हमें मालूम चल चुके हैं, आई की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। अब हम स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं और ये डेरिवेशन हो जाएगा बिल्कुल स्नेल्स लॉ लगाते ही। तो कितना इजी है देखिए। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल वाला जो कंसेप्ट है वो यूज करते हुए आई और आर की वैल्यू निकालिए, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बेटा? तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर मैं मिटाने वाला हूँ। हो गया? चलिए, तो अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम अब काम में नहीं आने वाला है। तो मैं डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे और ये डेरिवेशन हो जाएगा। देखिए, स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। स्नेल का नियम, बाय स्नेल्स लॉ स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे? साइन आई इज इक्वल अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लिखा जाता है n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। यही लिखा जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/2r। क्लियर है? या इसको n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। इसको मैं n2 अपॉन n1 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? एंगल छोटे हैं, स्मॉलर हैं, इसलिए साइन आई इक्वल होगा किसके? आई के, और ये भी किसके? आर के इक्वल होगा n2 अपॉन n1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। n1i इज इक्वल टू n2r, ये आ जाएगा। n1 की जगह n1 रहने दो, i की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ। ये i की वैल्यू है माइनस का h अपॉन यू प्लस h अपॉन आर इज इक्वल टू n2, और r की वैल्यू है h अपॉन आर माइनस h अपॉन बी। क्लियर है? h अपॉन आर और माइनस क्या लिखा? h अपॉन बी। ये हमने i और r जो निकाले थे एंगल, उनकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है बेटा? मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से h कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से भी h कॉमन ले रहे हैं। दोनों साइड से h कॉमन ले लेते हैं, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। इस h से h कैंसिल यहीं कर देता हूँ। क्या बचेगा? n1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस
N1 अपॉन U और फिर प्लस N1/R, ठीक है, और इधर N2 अपॉन R एंड माइनस N2 अपॉन B, ये रहेगा N2 अपॉन B। तो ये आ गया निकल के, इसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो ये बनेगा N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये बनेगा N2 माइनस N1 अपॉन R। और इस तरीके से जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है उसके लिए फाइनल समीकरण निकलकर आ जाता है। गोलीय पृष्ठ से जब भी अपवर्तन होगा तब हम ये इक्वेशन, ये समीकरण काम में लेंगे। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहाँ तक। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल्स को देखते रहिए।